2, 1, go man. हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस पर आज का बाजार, एक ऐसा प्रोग्राम जहां झटपट हम आपको बताएंगे कैसे रहे अंतर्राष्ट्रीय संकेत और क्या क्यूज हमारे बाजारों के लिए आपको दिख सकते हैं आज के लिए, और साथ में ही एक्सपर्ट की राय किन शेयरों पे आपको रखनी होगी आज के दिन पे नजर। अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं रिसर्च हेड विवेक मित्तल और दो खास मेहमान, मिलन शर्मा पार्टनर इंडिया डिस्कवरी फंड एंड अभिजीत पाठक हेड मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट डिफाइन एज सॉल्यूशंस। वेरी गुड मॉर्निंग जेंटलमैन एंड वेलकम टू द शो। विवेक, पहले मैं आपके पास आती हूँ। कैसे रहे अंतर्राष्ट्रीय संकेत और आपको क्या लगता है कि आज बाजार कैसे खुल सकते हैं? शुक्रिया गीतू। और अंतर्राष्ट्रीय संकेत में सबसे पहले हम अमेरिकन मार्केट्स पर बात करते हैं। वहां पर एक मिक्स सा रुझान रहा क्योंकि डाउ जोन्स तो ग्रीन निशान बनाने में कामयाब रहा, लेकिन कुछ एक सेल ऑफ हमें आईटी शेयर्स में देखने को मिला और दैट वाज ड्रिवन बाय ट्विटर स्टॉक एंड ट्विटर वाज डाउन समवेयर अराउंड 4%। उसके पीछे खबर थी कि एलन मस्क ने कहा है कि उन्होंने कुछ जो डील से जुड़े हुए डिस्क्लोजर्स नहीं दे पाए थे, तो उनके लॉयर्स ने कुछ उस पर क्वेश्चंस उठाए हैं, तो जिसकी वजह से ट्विटर का स्टॉक करीब 4% डाउन था। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर है इंडियन मार्केट्स के लिए वो ये है कि पुतिन ने थोड़ा अपना स्वीडन और फिनलैंड को लेकर जो टोन है उसको डाउन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो नेटो में जा रहे हैं इट्स फाइन, बट अगर वहां पर कुछ भी नेटो की जो भी सेना है अगर कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बनाती है दैट वुड बी ए प्रॉब्लम फॉर दीज कंट्रीज। तो यहाँ से एक संकेत ये जरूर मिलता है कि पुतिन अभी एट प्रेजेंट कुछ भी ऐसा एग्रेसिव कदम उठाने के मूड में नहीं लग रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है दुनिया भर के बाजारों के लिए। एंड सेकंड, जो इंडियन मार्केट्स के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रिगर है वो है कि जो क्रूड ऑयल की तेजी अभी भी बनी हुई है। कल भी जो क्रूड था वो करीब 3% बढ़कर बंद हुआ। उसके पीछे कारण ये था कि ओपेक देशों ने कहा है कि हम अभी भी आउटपुट नहीं कम करेंगे और आउटपुट माफ कीजिएगा आउटपुट बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आउटपुट बढ़ाने से अभी कुछ होने वाला नहीं है। एंड दिस इज द कंज्यूमर्स प्रॉब्लम, सो लेट इट बी। तो ये कुछ एक संकेत हैं जिनसे कि आज मुझे लगता है कि भारतीय बाजार संकेत लेते हुए दिखेंगे और उसी के आधार पर आज ट्रेड होगा। तो यानी कि अभी भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। क्रूड के दाम फिर से $115 प्रति बैरल के आसपास आ चुके हैं। एफआईआई और डीआईआई डेटा क्या संकेत दे रहा है, क्योंकि एक आउटफ्लो तो बिल्कुल जारी है, क्या आउटफ्लो में थोड़ी कमी आई है? नहीं, देखिए ये तो एक्चुअली क्या है कि एफआईएस का जो कैश सेगमेंट है उसमें तो लगातार अभी भी बिकवाली जारी है। कल भी हमने देखा कि करीब 1800 करोड़ के आसपास की एफआईएस ने सेलिंग की है कैश मार्केट में। हालांकि डीआईज मार्केट में अभी भी बाय करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कैश सेगमेंट में करीब 1428 करोड़ की बाइंग की है। हालांकि अगर हम एफआईएस के डेटा में इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स देखें तो थोड़ा सा कल एक रिलीफ देने वाला था कि उन्होंने वहां पर करीब 1000 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर में और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2000 करोड़ की बाइंग की है। तो इसका मतलब एक संकेत जरूर मिलता है कि शॉर्ट टर्म में एक हो सकता है कि इंडियन मार्केट में रिलीफ देखने को मिले, या यहाँ पर हमें लगता है कि कुछ बॉटम बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में कल भी उन्होंने करीब 1500 करोड़ की सेलिंग की है और स्टॉक ऑप्शंस में उन्होंने करीब 90 करोड़ की बाइंग की है। तो ओवरऑल मिक्स ट्रेंड है एफआईएस का F&O साइड का। जी, अब कुछ ऐसे स्टॉक जहां आप रखेंगे नजर अर्निंग्स को लेके, विवेक? अगर हम देखें तो आज मार्केट 3 स्टॉक्स जो कि मेनली अर्निंग्स को फोकस करेगा। उसमें पहला होगा भारती एयरटेल, दूसरा डीएलएफ और तीसरा आईओसी। इसमें भारती के जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। करीब 15% की ग्रोथ इनके रेवेन्यूज में आने की उम्मीद है और पैट में भी करीब इतनी ही ग्रोथ की उम्मीद है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनके आरपू बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं ड्यू टू द टैरिफ हाइक, एंड टैरिफ हाइक करीब 9% का था जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो भारतीय एयरटेल पर नजर होगी, उससे पूरे टेलीकॉम पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड होगा डीएलएफ की जो कलेक्शन थी, जो उनकी सेल थी
वो बहुत अच्छी थी, लेकिन कलेक्शन उतनी प्रीमियम पर नहीं रही, तो उसकी वजह से उनके रेवेन्यूज थोड़े हिट होंगे, एबिटा भी हिट होंगे। उन्होंने थोड़ा सा प्राइस हाइक अभी पूरी तरह से नहीं पास ऑन किए हैं, तो इसलिए मार्जिन्स पर उतना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन पैट भी डिक्लाइन होते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल डीएलएफ के रिजल्ट्स थोड़े से वीक देखने को मिल सकते हैं। एंड थर्ड रहेगा आईओसी में जो रेवेन्यूज हैं वो तो करीब 80% तक बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे, लेकिन एबिटा और पैट इसलिए थोड़ा सा फ्लैट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जीआरएम्स तो एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं। जीआरएम्स हो सकता है कि उनके डबल डिजिट को पार कर दे, करीब 12 से 13 डॉलर पर बैरल तक आते हुए दिखाई दे, लेकिन हमें जो लगता है कि मार्केटिंग मार्जिन्स जो होंगे उनके वो नेगेटिव साइड पर चले जाएंगे, जो पेट्रोल और डीजल उन्होंने सेल आउट किया इस पूरे क्वार्टर में, जिसमें कि करीब जो कि 6 रुपए पर लीटर का उनको बेनिफिट होता था मार्केटिंग मार्जिन्स पे, वो अभी इस क्वार्टर में करीब 1 रुपए नेगेटिव का रहेगा। तो इसलिए उनके जो पैट और एबिटा होंगे उस पर थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा या फ्लैटिश साइड पर रहेंगे। तो यानी कि 3 आज बड़े नतीजे हैं, भारतीय एयरटेल, डीएलएफ और आईओसी। चलिए अब बात करते हैं हमारे खास मेहमान से। मिलन, आपसे शुरुआत करती हूँ। आज एक बड़ा दिन है, एलआईसी की लिस्टिंग है, 3 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ इशू, प्राइस बैंड 904 से लेके 949 के बीच में रहा। आप क्या उम्मीद करते हैं? ग्रे मार्केट प्रीमियम तो नहीं है, फ्लैटिश ट्रेंड ही, न्यूट्रल ही देखने को मिल रहा है, तो आप कैसी उम्मीद करते हैं और ऐसे में निवेशक को क्या करना चाहिए? अगर थोड़ा बहुत प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो क्या करना चाहिए, और अगर डिस्काउंट पे लिस्ट होता है तो क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वीतू। जहाँ तक एलआईसी का इशू का सवाल है, अब देखिए एलआईसी में जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी डिबेटेबल है, लेकिन इस तरह की कंपनीज जो होती है एलआईसी जैसी कंपनीज, इनका एक्चुअल वैल्यू निकाल पाना, वैल्यू कर पाना है, इट्स नॉट दैट इजी, इतना सरल नहीं होता है। अब वैसे अगर देखें, जिस वैल्यूएशन को एक फेयर वैल्यू मान के दिया गया है, जिस पर चला है, विच इज ऑलमोस्ट 1.1 टाइम्स दी एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें, तो रीजनेबल प्राइस है। मतलब आप देखें कुछ अगर जो अमेरिकन कंपनीज के मुकाबले थोड़ा सा प्रीमियम डिस्काउंट पर है, और एज कम्पेयर टू पिंग इंश्योरेंस कंपनीज जो चाइनीज कंपनीज वगैरह हैं, उनके हिसाब से थोड़ा प्रीमियम पर है। बट अगेन आई विल से, बिकॉज एलआईसी जैसे जो बड़ी कंपनी है, जो इतनी बड़ी कंपनी के सारे एसेट्स को रिवैल्यू करते हुए, ये सारे एसेट्स को एक जगह मतलब वैल्यू करना ऑलमोस्ट सर्कुलेंट टास्क है। हालांकि गवर्नमेंट ने काफी अच्छा ट्राई किया, काफी कुछ है डिस्क्लोजर, बट अभी भी आई थिंक इट इज हाईली अंडर वैल्यूड। अभी भी आज की तारीख में भी जो वैल्यूएशंस है वो मुझे लगता है ये अभी अंडर वैल्यूड है। अब रहा सवाल उसकी लिस्टिंग का। अब ये जो डिपेंड की लिस्टिंग में क्या होता है कि अब 2 चीजें हैं। एक फंडामेंटल वैल्यू, मैं कह रहा हूँ कि अभी वैल्यू नजर आती है काफी, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है, ऐसी कोई बात नहीं है उसके अंदर। बट बिकॉज सेंटिमेंट्स जो है अभी इतने आज की तारीख में आप सब देख रहे हैं, लास्ट 15-20 दिन से या पिछले 1 महीने से जो मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई, देखिए स्टॉक प्राइस इज अ फैक्टर ऑफ डिमांड सप्लाई, शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में आप बात करें 1 साल से ऊपर 2 साल, तो डेफिनेटली फंडामेंटल्स दे कम इनटू प्ले, बट शॉर्ट टर्म में हमेशा डिमांड सप्लाई होता है। सो लुकिंग एट दैट, ठीक है, गवर्नमेंट ने भी अपनी कोशिश करी होगी, जो और गवर्नमेंट के डीआई वगैरह है, गवर्नमेंट ने डेफिनेटली सपोर्ट के लिए होगा। इशू सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब हुआ है 3 गुना, जैसा आपने बताया, इट्स ऑलरेडी 3 टाइम्स। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव साइड में ही रहना चाहिए। मतलब डिस्काउंट का तो मुझे कुछ लोगों को ऐसी उम्मीद है डिस्काउंट की तो भी खुल सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि डिस्काउंट वाली ऐसी कोई बात जाएगी, शायद न्यूट्रल टाइप रहे। बट लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अगर जो रिटेल इन्वेस्टर ने लिया है या लेने के इशू है, तो डेफिनेटली अगर जो नहीं मिल पाया तब बाय कर सकते हैं, अभी भी खुलने के बाद ही बाय कर सकते हैं। आई थिंक सेकंड राउंड फॉलोअप राउंड भी आएगा, जो कि आई थिंक बेटर प्राइस होना चाहिए एज कम्पेयर टू जो भी है। तो इशू साइज इतना बड़ा नहीं था, 21,000 करोड़ एज कम फॉर एलआईसी को छोटा अच्छा करता है, बिकॉज इतनी डिमांड क्रिएट करना इतना इजी नहीं था इस मार्केट में। तो गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप था कि इन्होंने थोड़ा साइज कम किया, तो बट ओवरऑल इट शुड बी न्यूट्रल टू पॉजिटिव काइंड ऑफ थिंग। ओके, इस बीच मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है एलआईसी पे, जहां पे उन्होंने स्टार्ट किया है एलआईसी को एक न्यूट्रल रेटिंग के साथ, और प्राइस टारगेट जो है वो 1,000 रुपए प्रति शेयर का दिया है। न्यूट्रल रेटिंग अभी एलआईसी में, आज देखते हैं कि कैसी लिस्टिंग होती है। पर जैसे कि मिलन बोल रहे हैं कि अगर कोई खरीदना चाहता है तो हल्की सी अगर नीचे भी आता है प्राइस, तो खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है। चलिए अब बात करते हैं टेक्निकल्स की। अभिजीत, आप निफ्टी को कहाँ देखते हैं यहाँ से, क्योंकि एक कंसोलिडेशन हमने पिछले 2 दिनों में देखी है, एक छोटा सा दायरे में बाजार घूमता हुआ, लेकिन वो एक जो कॉन्फिडेंस है वो अभी भी बाजार में नहीं दिख रहा। सो फॉर निफ्टी व्हाट इज द लेवल दैट यू विल बी टारगेटिंग, ऊपर का और नीचे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? बिल्कुल सही, निफ्टी अभी रेंज बाउंड है पिछले 3-4 दिन से, और इतना सेलिंग होने के बाद अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड होना इज अ साइन ऑफ कंसोलिडेशन और रिवर्सल। सो
अभी बोल नहीं सकते कि ये रिवर्सल होने वाला है या कंसोलिडेशन के बाद फिर से नीचे जा सकता है, इसलिए लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो 15,700 जो रिसेंट लो था उसके नीचे, और 16,100 जो रिसेंट हाई था उसके थोड़ा सा ऊपर, लास्ट 3-4 डेज का हाई एंड लो। तो ये रेंज पकड़ के चले तो उसके ऊपर क्लोज होना इज द फर्स्ट स्टेप इन द बॉटमिंग आउट। तो दैट्स व्हाई 16,100 निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 16,100 के ऊपर अगर क्लोज हुआ तो उसके बाद 16,400 16,500 का दूसरा रेजिस्टेंस है। तो फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म 16,100 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर 15,700 के नीचे क्लोज हुआ तो वो बहुत बेरिश है, उसके नीचे और 300-400 पॉइंट भी जा सकता है। लेकिन 16,100 के ऊपर क्लोज हुआ तो 16,400, और दैट इज फॉर द वेरी शॉर्ट टर्म। एंड मीडियम टर्म मतलब फ्यू वीक्स के लिए 16,500 के ऊपर सस्टेन हुआ तो अनदर 500 पॉइंट्स कैन बी सीन। This is for Nifty. For Bank Nifty, the range is 33,000 and 33,800. Bank Nifty is looking a bit weaker because none of the banks is showing strength. But 33,000 के नीचे अगर close हुआ, that will be very bearish. For the very short term, it has to close. See, in a technicals, at least previous range के high के ऊपर close होना चाहिए. That is the first step in bottoming out. So that is 33,800, 34,000 for Bank Nifty. So unless it closes above 34,000, we cannot see strength. एंड दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा रिलेटिव स्ट्रेंथ का स्टडी किया तो निफ्टी के फार्मा और निफ्टी ऑटो ये सेक्टर्स थोड़े स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। दैट्स व्हाई बैंक निफ्टी इज नॉट शोइंग स्ट्रेंथ। तो निफ्टी फार्मा व्हिच इंक्लूड्स सन फार्मा एंड निफ्टी ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड हीरो मोटो ये स्टॉक थोड़े से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो मे बी अगर निफ्टी ऊपर जाने की चांसेस दिख रहे तो ये स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। मिलन, भारतीय एयरटेल के नतीजे, जैसे कि विवेक ने कहा कि नतीजे अच्छे आने की उम्मीद है, क्या करेंगे आप इस शेयर पे? देखिए, भारतीय एयरटेल पर जैसे बिल्कुल ठीक कहा आपके रिसर्च हेड ने भी कि अल्टीमेट आरपीयूज बढ़ेंगे और काफी स्टेबिलिटी आ चुकी है इसके अंदर। भले इनके अफ्रीका बिजनेस एग्जिट करने का हो तो ग्रुप पूरा स्टेबल हो चुका है और टेलीकॉम सेक्टर एज सच भी स्टेबल हो चुका है। बिकॉज साइक्लिकल क्या आपके सबको बिकॉज 8-10 साल की मंदी के बाद जो स्टॉक चलना शुरू किया था, आई थिंक ये वोडाफोन को छोड़ दें अगर जो ये आपके जो टेलीकॉम स्टॉक्स अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल आप लेके चले पोर्टफोलियो स्टॉक्स बनने का है। जिस लेवल पर भारतीय 700 और 800 के बीच का रेंज जो है, मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ही इजीली 15 से 20% का अपसाइड आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भारतीय के अंदर दिखाई देगा और ज्यादा भी हो सकता है ऑन द कंजर्वेटिव साइड। आई एम टेलिंग यू बिकॉज चीजें काफी हद तक संभली हैं। आप अगर उनके बैलेंस शीट देखेंगे, नेट कैश एक्रूवल वगैरह किसी बेसिस पे देखेंगे, काफी चीजें समझ दिखाई दे रही है। डेट बेसिस पर भी, नेट डेट बेसिस के ऊपर भी, तो उसको तो देखते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल के नतीजे भी ठीक आएंगे और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से अगर जो किसी को पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं तो इट्स अ गुड स्टॉक टू ऐड फॉर लॉन्ग टर्म। अभिजीत, आईटी सेक्टर पे आपका क्या व्यू है? क्योंकि बहुत पिटाई हो चुकी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट हम सब ये कह रहे थे कि आईटी सेक्टर सबसे सेफेस्ट बेट है एंड इट इज गोइंग टू डू वेल। डिजिटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हर प्रकार का हमने पॉजिटिव उसके साथ जोड़ रखा था, लेकिन जो पिटाई इन सब शेयरों की हुई है उसको देख के क्या लगता है आपको? टेक्निकल चार्ट्स क्या बोलते हैं, खास करके इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनी के लिए? नहीं, ये जो पिटाई हुई है मतलब डेफिनेटली व्हाटएवर इज द फंडामेंटल स्टोरी व्हिच आई डोंट नो, बट ऑन द चार्ट्स नन ऑफ देम आर लुकिंग स्ट्रांग एंड इनफैक्ट इन्फोसिस को 17,000 के ऊपर अगर क्लोज हुआ तो ही कुछ चांस है, तब तक ये वीक ही है। इनफैक्ट कल जो मार्केट स्टेबल था फिर भी इन्फोसिस वीक था, और अगर इन्फोसिस 15,000 कल के लो के नीचे अगर वापस क्लोज हुआ तो 14,000 भी 1400 भी जा सकता है। इन्फोसिस बहुत ही वीक चार्ट है। ओके और टीसीएस में भी वही हाल है। टीसीएस में थोड़ा सा स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, आई वुड नॉट से स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, आई वुड से लेस वीकर देन इन्फोसिस। वैसा बोलना चाहिए क्योंकि स्ट्रेंथ कुछ है ही नहीं। तो उसमें भी 3200-3300 का सपोर्ट है, जैसा इन्फोसिस में 1400-1450 था। अगर वहां पे आए तो मिड टर्म के लिए एक बाउंस हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए भी ये सब चार्ट्स बहुत बेरिश हो चुके हैं। विवेक, कुछ बताएंगे सेक्टोरल इंडेक्सेस का कैसे प्रदर्शन रहा और व्हिच वर द बेस्ट परफॉर्मर्स एंड द वर्स्ट परफॉर्मर्स? गीतू, अगर देखें तो सेक्टोरल में कल हमने जो देखा था कि ऑटो इंडेक्स में करीब 2.5% का उछाल था और कुछ एक इंडेक्स खासतौर से बैंकिंग इंडेक्स ने थोड़ा सा सपोर्ट करने का कोशिश किया, लेकिन एज अगेन आईटी इंडेक्स में एक प्रेशर देखने को मिला। एंड कल जो थोड़ा सा प्रेशर था वो शायद डिफेंसिव साइड पर भी था। फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी में भी कुछ खास बाइंग नहीं थी। ये दोनों इंडेक्स भी लाल निशान में ही बंद हुए। तो ओवरऑल कल हमने यही देखा था कि थोड़ा सा हाई बीटा लाइक बैंक्स, ऑटो, इनमें बाइंग थी, बट जो डिफेंसिव साइड पर एफएमसीजी, फार्मा एंड आईटी,
इन तीनों इंडेक्सेस में कल थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। Milan, will you be a buyer in FMCG and auto? Because FMCG को थोड़ा बहुत प्राइसिंग पावर मिल चुका है क्योंकि छोटे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो है वो प्राइस इंक्रीज की मार झेल नहीं पा रहे हैं, और साथ में ही ऑटो जहां पे पिछले 2-3 साल से मंदी का ही दौर रहा था लेकिन अब थोड़ा उभरता हुआ दिख रहा है. सो एनी गुड पिक्स इन बोथ द स्पेसेस दैट यू वुड रिकमेंड? मैं काफी दिनों से आईटीसी के ऊपर हम लोग अपना नजर रखे हुए कई और काफी मल्टी ईयर उसके बाद चल रहा है. तो एक आईटीसी मुझे लगता है कि देखिए अदर वैसे फंडामेंटली हमेशा से स्ट्रांग रहा है. आप अगर जो रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो आईटीसी ने हमेशा 45% प्लस इक्विटी पे काम कर रहा है और कैश जनरेट करता है. ठीक है, बीच चैलेंजेस अपने थे बिकॉज कुछ ना कुछ लगा रहता था इस कंपनी के साथ, बट आई थिंक मोर और लेस हैव बीन टेकन केयर ऑफ. अब एक तो अगर एफएमसीजी पिक की बात करें तो आईटीसी स्टैंड्स आउट वेरी वेल. आप एक आईटीसी पे देख सकते हैं. दूसरा एक इमामी इज अ गुड स्टॉक, यू नो. अगर जो एमएफजी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को देखें आप तो दैट इज अनदर गुड कंपनी व्हिच वन कैन लुक एट. एंड एज फार एज ऑटो इज कंसर्न, ऑटो मल्टी ईयर्स उसके बाद ऑटो के अंदर क्या है कि अभी डेफिनेटली डिमांड इज कम बैक इन अ गुड वे, बट अब प्रॉब्लम सप्लाई साइड की हो गई. सारी कंपनियों के साथ दिक्कत थी, जो चिप्स वाली दिक्कत है, चिप की दिक्कत है, सभी कंपनी के साथ दिक्कत. तो आई थिंक दैट इज अभी कंटिन्यू करेगा, वो इतना जल्दी खत्म. दैट इज द ओनली रीजन, बट डिमांड इज कम बैक व्हिच इज वेरी पॉजिटिव फॉर द सेक्टर. तो अब ऑटो के अंदर जब डिमांड है और लॉन्ग टर्म डिमांड ठीक लगने नजर आती है. भले अब कंपनीज लाइक मारुति दे लुक गुड टू मी बिकॉज मारुति को मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अपनी व्हीकल्स को जिस सेगमेंट में ले रहे छोटी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में लेके आ पाएगा. और काफी पॉजिटिव हूं मैं मारुति को लेकर. जबकि पहले लग रहा था कि मारुति शायद इतनी जल्दी फास्ट अडेप्ट नहीं कर पाएगा, बट उसका उन्होंने उल्टा ही हुआ है. उन्होंने काफी अच्छा अडेप्ट किया है और मुझे लगता है कि इनकी जो लॉन्चेस हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जो मार्केट जो जिसमें और सबसे ज्यादा जो मार्केट सेगमेंट आएगा वो भी आई थिंक इसी जो मारुति इसमें लीडर है जिन प्राइस सेगमेंट में, उसी में आएगा. तो मारुति इज अ गुड बाय. आप मारुति को बिल्कुल आराम से इस लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के लिए ले सकता है कोई आदमी. और दूसरा एक अशोक लीलैंड के वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव है. अशोक लीलैंड एज अ कंपनी लुक्स गुड टू अस और वैल्यूएशन हैव करेक्टेड 120 के आसपास. अशोक लीलैंड आई थिंक यहाँ से आराम से किसी को एक साल के अंदर 30 से 40% तक का रिटर्न मिलने का मुझे लगता है. अशोक लीलैंड इज तो मारुति और अशोक लीलैंड अगर जो आप पिक की बात करें. बाकी ऑटो सेक्टर के ऊपर मैंने आपको बताया कि काफी पॉजिटिव डिमांड हैज कम बैक, तो काफी पॉजिटिवनेस है इसके अराउंड. बट ठीक है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट थे विद टाइम. आई थिंक इट वाज मैटर ऑफ 1 or 2 quarters. वो जब तक पूरा इंटरनेशनल इवेंट भी क्लियर हो जाएंगे और ये चीजें जो शॉर्ट टर्म में चल रही हैं भी खत्म हो, तो आई थिंक ऑटो डेफिनेटली वन कैन लुक एट. ऑटो एंड एफएमसीजी दोनों ही आपके ठीक वो है, दोनों ही सेक्टर ठीक लगते हैं. अभिजीत, वन लास्ट क्वेश्चन. कौन से 3 स्टॉक्स है जो जिस पे आपकी नजर रहेगी टेक्निकली? 3 stocks that you would buy at current levels and you think the levels are appropriate for buying them. 3 stocks. I heard T stocks. There's nothing. कुछ भी फ्री नहीं मिलता सर. Like I said, Sun Pharma, Mahindra, Maruti, and अगर भारती कल के लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ तो इट इज वेरी गुड. इट इज एट अ वेरी गुड टेक्निकल सपोर्ट. 200 DMA पे है. तो अगर कल के मतलब आज रिजल्ट के बाद क्या वोलेटिलिटी आती है देखना पड़ेगा. लेकिन अगर कल के लो के नीचे क्लोज नहीं होता है तो भारती में भी अच्छा जंप आ सकता है. Milan, quickly 3 stocks that you would recommend buying. मतलब क्या, देखिए हम तो फंडामेंटली रिसर्च करने वाले हैं तो आप गिव यू ओनली द लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ. या प्लीज लॉन्ग टर्म ओनली. मारुति इज अ ग्रेट बाय एट दिस लेवल्स. जैसे मैंने बताया उस कंपनी के अंदर फंडामेंटली बहुत कुछ चेंज हुआ है और आई थिंक जो इलेक्ट्रिक वाला जो सेगमेंट जा रहा है उसमें सबसे मेजर जो अडेप्ट कर पाएगा मारुति करेगा. तो वन कैन बाय मारुति एट द करंट लेवल्स. एंड देन एज यू सेड आईटीसी मुझे एफएमसीजी में काफी अच्छा स्टॉक नजर आता है, इनको बाय कर सकते हैं. बाकी एक थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल है, अगर जो कोई रियल एस्टेट के अंदर मुझे लगता है आज तो नहीं बट 2 क्वार्टर के बाद, बिकॉज डिमांड वहां पर भी अच्छी डिमांड पिकअप है. थोड़ा सा डिरेलमेंट हो गया बिकॉज आरबीआई ने रेट हाइक किया था तो थोड़ा डिरेलमेंट हुआ इन स्टॉक्स के अंदर. बट ऐसी बहुत सी कंपनीज है रियल एस्टेट में अगर जो कोई लॉन्ग टर्म रखे, जैसे कंपनी पूर्वांकरा, यू नो. हालांकि मिड कैप है पूर्वांकरा के अंदर क्या है, लैंड बैंक अगर उनके देखेंगे तो उससे स्टॉक की वैल्यू करेंगे दैट विल मैनीफोल्ड ऑफ व्हाट द स्टॉक इज कोटिंग. तो आज नहीं तो कल अभी देखेंगे आप ये प्रोजेक्ट आएंगे तो इस तरह की कंपनीज आपको आएंगे. तो जिस लेवल पे पूर्वांकरा से स्टॉक्स हैं और इवन फॉर डीएलएफ फॉर दैट मैटर, अगर जो आज की वोलेटिलिटी में डीएलएफ भी नीचे मिलता है सो वन कैन लुक एट, यू नो. सो रियलिटी का सेक्टर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. उसके अंदर से ये पूर्वांकरा और डीएलएफ कोई थोड़ा पेशेंस रखे, मतलब 1-2 क्वार्टर तो मैं कुछ नहीं होगा इसके अंदर. बट अगर जो मल्टी बैगर टाइप ढूंढ रहा है तो डेफिनेटली पूर्वांकरा कैन बी अ गुड स्टॉक. जी
थैंक यू मिलन, थैंक यू अभिजीत फॉर योर टाइम, थैंक यू विवेक जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि आज कैसे ट्रेंड रह सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी इसी समय। आपको हम बताएंगे कि कैसे रह सकते हैं बाजार और आपको आपकी रणनीति ऐसे बाजार में कैसे होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you.